ओके स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में, नए पार्ट 7 में। तो इस चैप्टर में हम अब आगे पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट, क्योंकि हमने कार्बन के फिजिकल और केमिकल कंपाउंड जो है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली थी पिछले सारे चैप्टर में। ठीक है, तो अब हमारे दो टॉपिक रहे हुए बेटा, एक तो एलोट्रोप्स और ये सोप एंड डिटर्जेंट। तो हम एक टॉपिक कवर करेंगे, इसमें मिसेल भी है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो सोप क्या होता है? भी सोप होती है कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसकी एक लॉन्ग चेन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी लॉन्ग चेन होती है। लेकिन सोल्ट होता है, किसका सोल्ट होता है? सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सोल्ट। तो जो साबुन है बेटा, वो सोडियम और पोटेशियम का सोल्ट होता है। किसकी फॉर्म में? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में, है ना। अगर यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पोटेशियम भी आ सकता है फॉर्मूले में। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं? साबुन के हैं। C17H35 COONA और K। ओके, तो यहाँ पे Na की जगह आप K यूज कर सकते हो। तो ये तो होगी साबुन की डेफिनेशन। साबुन क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम और पोटेशियम सोल्ट, ऐसे लिख सकते हो। तो सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोप है ना बेटा, वो सिर्फ अफेक्टिव होती है सॉफ्ट वाटर में। सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है जिसके अंदर ना कुछ मिनरल्स मिक्स नहीं होते। जैसे हमारे पास अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो वो पानी बेटा हार्ड हो जाता है और उसमें कपड़े का धुलना टफ हो जाता है। ऐसे पानी में कपड़े ढंग से नहीं धुलते, या ऐसे पानी में साबुन अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती। ठीक है, तो सोप आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। अगर उस पानी में ये मिनरल्स नहीं है, आयंस नहीं है, तभी वो साबुन काम करेगी सॉफ्ट वाटर में। ठीक है, अगर पानी हार्ड आता है, क्योंकि हमारा पानी कहाँ से आता है? टूटियों से या वाटर वर्क से आता है, और उसमें मैक्सिमम चांस है कि मिनरल्स मिक्स ही होते हैं। ओके, ये मिक्स ही होते हैं, मतलब हमारे घर में पानी कैसा आ रहा है? हार्ड आ रहा है, हार्ड वाटर आ रहा है। तो जो हार्ड वाटर में अगर हमें कपड़े साफ करने हो तो फिर हमें एक नया ऑप्शन देखना पड़ेगा, और वो क्या है? डिटर्जेंट है। साबुन से अगर नहीं काम चला तो हम कहाँ शिफ्ट हो गए? डिटर्जेंट की तरफ। ओके, तो डिटर्जेंट आर अमोनियम, अमोनियम लिखा है बेटा मैंने NH4 अमोनियम या सल्फोनेट। बस इनकी डेफिनेशन में यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ डिफरेंस है पोटेशियम और सोडियम साल्ट का। यहाँ डिफरेंस है बेटा अमोनियम और सल्फोनेट, या सल्फेट भी आप उसको बोल सकते हो। अमोनियम या सल्फोनेट या सल्फेट भी आप उसको बोल सकते हो, सल्फेट आयन। तो आप क्या बोलोगे? डिटर्जेंट्स आर अमोनियम एंड सल्फेट सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें क्या था बेटा? पोटेशियम और सोडियम साल्ट। ठीक है, डेफिनेशन होगी। और सोप हमारी सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करती है। एस फॉर सोप, एस फॉर सॉफ्ट वाटर। और जो डिटर्जेंट है वो हमारा दोनों पानी में काम करेगा, भी हार्ड में काम कर सकता है, तो सॉफ्ट की क्या मजाल है ना। तो डिटर्जेंट आर अफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर सोप मॉलिक्यूल्स हैज। अब जो हमारा सोप मॉलिक्यूल बनता है, जो गंदगी बनती है ना, कि हमने अगर कोई डस्ट पार्टिकल है, मीन्स बेटा मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई डस्ट पार्टिकल है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक सोप का मॉलिक्यूल आता है। डस्ट के चारों तरफ क्या आता है? सोप का मॉलिक्यूल। जब ये सोप का मॉलिक्यूल आता है, यहाँ पे क्या होता है? सोडियम, सोडियम एसिड, ये आयंस होते हैं चारों तरफ। डस्ट को साफ करने के लिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम आगे कवर तो करने वाले ही है, जिसका नाम क्या होता है? मिसेल, मिसेल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास सोप मॉलिक्यूल के पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब कि जो पानी से अट्रैक्ट होगा, जो पानी में रहेगा, पानी से दूर नहीं भागेगा। और एक होगा आपका हाइड्रोफोबिक, जो पानी से दूर भागेगा और गंदगी के पास, डस्ट के पास जाएगा। देखो ये जो लाइन खींची है ना, वो एक लॉन्ग चेन जैसी स्ट्रक्चर है, लॉन्ग चेन। इसमें कार्बन एवरी
कॉर्नर हैज कार्बन। तो जितने भी कॉर्नर आपको दिख रहे हैं बेटा उसमें सभी में कार्बन कार्बन है। तो लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सोल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है बेटा। अब ये क्या हुआ कि ये ऐसी स्ट्रक्चर बन गई मिसेल। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है जल से डरना, पानी से डरना। अगर ये पानी से डरेगा तो फिर किसके तरफ जाएगा, डस्ट की तरफ। और ये हाइड्रोफिलिक मतलब ये पानी से डरता नहीं है, पानी में रहना पसंद करता है, तो ये कहाँ जाएगा, पानी में ही जाएगा। ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड देखो, आयोनिक पार्ट है सोडियम, वो पानी गंदगी से दूर है। और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन क्या है, पानी के सॉरी डस्ट के पास है। ये डस्ट, इसको क्या कहना, ये डस्ट के पास, डस्ट साफ करेगी। और ये कहाँ रहेगा, वाटर के साथ ही रहेगा, वाटर में रहेगा उसी में। ठीक है। अब इसको हम आगे कवर करते हैं। ओके सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सोप काम कैसे करती है, साबुन है या जो डिटर्जेंट है वो कैसे काम करते एक कपड़े में लगी हुई गंद को या गंदगी को हटाने में, है ना। तो मोस्ट डर्ट, जो मैक्सिमम गंदगी होती है बेटा वो ऑयली होती है, नेचर में कैसे होती है, ऑयली। हमने कुछ भी कहा, दाग धब्बे लग गए, वो ऑयली नेचर की होती है। एंड हाइड्रोफोबिक, और जल से डरती है, क्योंकि अगर जल से इसलिए डरती है, जल के पास जाके जल साफ कर देगा उसको, है ना, इसलिए जल से वो डरती है। कौन, डर्ट। एंड अटैच इटसेल्फ विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और अटैच का मतलब है अपने आप को जोड़ लेती है पानी के मॉलिक्यूल के साथ। दिस रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन ऑफ ए रेडियल स्ट्रक्चर, और उससे एक स्ट्रक्चर बनती है रेडियस नुमा। रेडियल का मतलब रेडियस, जिसमें रेडियस किसमें होती है, सर्कल में। तो सर्कुलर एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। तो मोस्ट डर्ट क्या होती है बेटा, हाइड्रोफोबिक होती है, और अपने आप को एक ऐसे अटैच कर लेती है विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी के साथ ऐसे अटैच कर लेती है जिससे एक रिजल्ट बनता है, एक स्ट्रक्चर बनती है। मींस मान लो मेरे पास एक डर्ट है बेटा, ये वाली एक डर्ट है, गंदगी है। ठीक है। अब गंदगी में साबुन के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तो साबुन के मॉलिक्यूल्स का हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि उसके दो पार्ट होते हैं, है ना। देखो ये जो लॉन्ग चेन वाली पार्ट है उसको तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो, आयन वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। आयन वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और ये है हाइड्रोफिलिक, है ना, फिलिक। तो ये डरता है पानी से, तो ये कहाँ चला गया, गंदगी के पास। ऐसे भी स्ट्रक्चर और बन जाएगी, ऐसे और बन जाएगी, ऐसे और बन जाएगी। यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, और यहाँ भी सोडियम, मतलब ऐसे बनती जाएगी स्ट्रक्चर, सोडियम सोडियम सोडियम, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, जिसको मैं एक अलग से दिखा रहा हूँ बेटा, प्लीज थोड़ा सा ऐड कर लेना एडजस्ट। तो ये गंदगी के आसपास जो ऐसी रेडियस रेडिकल स्ट्रक्चर बनी है, उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, मिसेल। क्या होता है, मिसेल। ओके। सोप की जो मिसेल है या जो साबुन का जो मिसेल स्ट्रक्चर बना है बेटा, हेल्प्स टू डिसोल्व डर्ट, ये अपने अंदर डर्ट को डिसोल्व कर लेती है। देखो डर्ट को डिसोल्व कर रही है, कौन सा, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का था, उसमें ये लॉन्ग चेन वाला पार्ट उसको डिसोल्व कर रहा है अपने में। एंड ग्रीस, जो भी ग्रीस होगी, चिकनाइट चिकनाइट चिकनाहट वगैरह होगी, इन वाटर एंड क्लोथ्स गेट क्लीन, और कपड़े हमारे साफ हो जाएंगे। बट अगर हमारे पास पानी में मैग्नीशियम कैल्शियम सोल्ट हो तो पानी क्या होता है, हार्ड, और उस हार्ड पानी में सफाई साबुन की बस की बात नहीं है। सो हमें क्या यूज करना पड़ता है, डिटर्जेंट। So salt present in hard water react with soap molecule to form insoluble product is called scum। अगर हम हार्ड वाटर में साबुन यूज करते हैं तो हार्ड वाटर में जो बेटा मैग्नीशियम और कैल्शियम मिनरल या आयन प्रेजेंट है, वो आपस में ही इनसोल्यूबल, घुलता नहीं है वो, मतलब पानी में घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल एक बनता है प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कम। ये स्कम क्या है कि सफाई होने देता भी नहीं है। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लोथ्स, तो कपड़े को साफ करने में हमें डिफिकल्टी लाता है, साफ होने देता नहीं है स्कम, है ना। स्कम तो बहुत गंदा निकला भाई। बाय यूज ऑफ
डिटर्जेंट, जैसे ही हमने डिटर्जेंट का यूज किया, क्या बात, इनसॉल्युबल्स कम इज नॉट फॉर्म विद हार्ड वाटर एंड क्लोथ्स गेट क्लीन इजिली, और कपड़े हमारे क्या हो जाते हैं, साफ, क्योंकि हार्ड वाटर में, सॉरी, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी स्कम नहीं बनाती है, उसमें हार्ड वाटर में भी वो कपड़ों को साफ कर देती है। तो ये था हमारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। लेकिन मानो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बस ये स्ट्रक्चर है जो आपको छोटी सी दिख रही है ना, थोड़ा इसको मैं, अब एरिया है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखा देता है बेटा। ठीक है, तो ये मिसेल की स्ट्रक्चर और वो साबुन और सोप और डिटर्जेंट के फॉर्मूले। ओके, अब हम पढ़े। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के। जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस कार्बन के जो फॉर्मूले तो कार्बन पे ही बनते हैं, लेकिन उनके थोड़े से फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल जो चीज़ें हैं वो अलग हो जाती है। ठीक है, मीन्स कि ये बनेंगे सभी कार्बन से ही, ये भी कार्बन से बना होगा, ये भी कार्बन से बना होगा, और ये भी कार्बन से ही बना होगा, लेकिन इनके फंक्शन क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। ओके, तो अब कार्बन के जो एलोट्रोप्स है वो है, पहला डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और थर्ड है फुलेरिन। ओके, डायमंड क्या है बेटा, प्योर डायमंड होता है, वो कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ना उसका रंग होता है और उसके आर पार हम देख पाएंगे। ग्रेफाइट, इट इज ग्रेस, थोड़ा सा ग्रेस कलर का, ब्लैक कलर का होता है। ओपेकू का मतलब उसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे, और शाइनिंग, चमक मारता है। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, पेंसिल की जो निब होती है उसके अंदर, वो क्या है, वो ग्रेफाइट जो है बेटा। अब यह C60, अगर कार फुल रिंग में भी दो तीन प्रकार के, C60, C70, है ना, ऐसे, तो C60 है ना, वो ब्लैक कलर का होता है, और ये लगभग हमें मिलता है थिन फिल्म्स की फॉर्म में मिलते हैं। इनकी पतली पतली परतें होती है, और थिन फिल्म्स होती है, उसके रूप में मिलता है। देन इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस, जो हमारा डायमंड है, हीरा, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। और ग्रेफाइट क्या होती है, टच करने पे हमें स्लिपरी फील होता है, और ये फुल भी स्लिपरी होता है और ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं आती, कोई हमें पता नहीं लगता कि हमने कुछ लगाया है, स्मेल नहीं आती, ऑर्डरलेस। बैड कंडक्टर, अब हमारे पास जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर तो है ही नहीं, वो कैसा है, बैड कंडक्टर है। और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, बिकॉज बिकॉज it has because it has फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो करंट को फ्लो करवा देते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर है। और फुलरिन हमारा फिर से क्या बन जाता है, बैड कंडक्टर। डायमंड को हम यूज करते हैं ज्वेलरी में, कटिंग करने के लिए स्टोन्स और ग्लास की, इसको हम यूज करते हैं पेंसिल में, मैंने अभी बताया, और कहाँ करते हैं, ऐसे लुब्रिकेंट में, स्नेहक के रूप में, चिकनाहट के रूप में इसको यूज करते हैं, है ना। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की शेप ऐसे होती है बेटा, ऐसे परतनुमा, ये ऐसे परत बनी होती है लगभग ना, अप्रोक्सीमेट। और जो हमारे पास जो ये डायमंड है उसकी शेप ऐसे होती है, ऐसे, सी सी सी, ऐसे आगे चलता रहता है। और फुल रिंग की तो आपको पता ही है बेटा, ऐसे। लगभग ऐसे, इसको हम बंक मिस्टर फुलरिन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था। बंक मिस्टर फुलरिन भी इसको हम बोलते हैं बेटा। ओके, और इसमें 20 तो हेक्सागोन होते हैं और 12 क्या होते हैं, पेंटागोन। आप इसमें अलग से लिख लेना, 20 तो क्या होते हैं बेटा, हेक्सागोन, एंड 12 क्या होते हैं, पेंटागोन। 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन। और इसका दूसरा नाम क्या है, बक मिस्टर फुल, जिसमें कार्बन कितने होते हैं, टोटल 60 होते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है,
तो ये थे हमारे एलोट्रोप्स, ऐसे सब्सटेंस जिनका केमिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम हो, उसी से कंपाउंड से बना हो, लेकिन उसके फंक्शन क्या हो, थोड़े अलग अलग हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसोमर। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था एलोट्रोप्स के बारे में। एलोट्रोप्स का अगर मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, एलोट्रोप्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक ही सब्सटेंस जब दो अलग अलग रूपों में हमें प्रकृति में के अंदर मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। जैसे मान लो मेरे पास कार्बन है बेटा, कार्बन हमें C12 के अंदर भी मिलता है, कार्बन हमें C14 में भी मिलता है तो ये एक ही सब्सटेंस, लेकिन इसके दो रूप हो गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। ये सभी है तो कार्बन ही, बट इनके रूप अलग अलग है। फ्लोरीन दिखता अलग है ना, ग्रेफाइट अलग दिखता है, डायमंड अलग दिखता है, तो रूप अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोप्स। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर तो सेम होगी, केमिकल रिएक्शन या केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगी, केमिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग, उनको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोप्स। अब हम पढ़ेंगे आइसोमर्स के बारे में। इसके बारे में स्टूडेंट्स, आइसोमर्स के बारे में, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर आपको बेटा समझ में आया हो यहाँ तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए और ऐसी वीडियो हम बनाते रहे बेटा। तो अब हम पार्ट 7 का लास्ट, बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा, आइसोमर्स। आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस those has same chemical formula, same chemical formula but structure different। या आप इसको ऐसे याद कर लेना, दो सब्सटेंस विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, उनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट होगी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस गुण को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, प्रॉपर्टी इज नोन एज, property is known as isomerism। ओके बेटा, तो आइसोमर के ऐसे सब्सटेंस दोज हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, बट उनकी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमेरिज्म, और ऐसा होना, इस घटना को हम क्या बोल देते हैं, आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है बेटा ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला आप बोलोगे सर कार्बन 4 है, याद करो, एन सिंगल बॉन्ड, तो डबल करके जस्ट आप क्या करोगे, डबल प्लस में 2 करोगे ना, 4 का डबल 8 और 10। तो ये इसका फॉर्मूला हमें सेम रखना है, बस हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को डिफरेंट बनाना है। तो बनाते हैं, चलो बेटा, मैंने ऐसे लिखा सी, एक मैंने ऐसे लिखा स्ट्रक्चर, दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा, कार्बन तो 4 पूरे है ना। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, H3 H H H H H3, यहाँ भी बच्चों H3, एक H यहाँ लगेगा, CH3 CH3 CH3। अब H काउंट कर लो, 3 3 6 9 और 1 10, 3 3 6 और 4 10। H पूरे हैं, कार्बन भी पूरे हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि इसमें कार्बन की चेन नॉर्मल रूप से सिंपल है, एक के बाद एक है, ब्रांच नहीं है। अब इसमें बच्चों ब्रांच आ गई, 2 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, 2 मैथिल, 2 मैथिल, और हमारी मेन चेन में कितने कार्बन है, 3। अगर आपने नॉमेनक्लेचर को नहीं समझा तो प्लीज पार्ट नंबर 4 को आप प्लीज वॉच करो, उसमें नॉमेनक्लेचर को मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया। तो सेकंड पार्ट में सेकंड वाले कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, मैथिल, तो 2 मैथिल, और मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब इनके नाम अलग हो गए, स्ट्रक्चर अलग होगी, तो हम क्या बोलेंगे, ये ब्यूटेन कि ये आइसोमर स्ट्रक्चर्स हैं। कैसी है, आइसोमर स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसे ही पेंटेन की बना सकते हो आप। अगर मैं पेंटेन की बना के दिखाऊं, मतलब ब्यूटेन की 2 ही बनेगी, और कोई रास्ता नहीं बनाने का बेटा मेरे पास।
अब हम बात करते हैं, मतलब मेरे को आइसोमर बनाने के लिए भी कम से कम 4 कार्बन चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन होंगे तो आप क्या तो उसको चेंज करोगे, इसको उठा के कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा दोगे, फिर वो चेन एक ही बनेगी, 1 2 3, कोई मतलब नहीं। तो 3 कार्बन नहीं, कम से कम 4 कार्बन, है ना, लिख लेना मिनिमम, मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड, मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं पेंटेन की। पेंटेन में कितने कार्बन हैं, 5, तो H क्या बन जाएगा 12। अब इसकी बनाओ स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 नॉर्मल, 1 2 3, अब यहाँ मैंने ब्रांच निकाल दी ऐसे, है ना, फिर मैंने ये बना दिया। तो इसकी 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है ऐसे नियो पेंटेन में। यहाँ मैंने H, अब इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, H2 लगा दो, H2 लगा दो, H2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, वैलेंसी पूरी करनी है बेटा, ठीक है, याद करना कि बस हमारा काम ही वैलेंसी पूरी करना है, हमने धरती में जन्म ही वैलेंसी पूरी करने के लिए लिया है बस। H2 H H3, यहाँ वैलेंसी पूरी करोगे, H3 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 H3। अब आप लोग सर ये कैसे लिख रहे हो, मैं समझाने के लिए भी, मतलब आपको पता है कि उसका बॉन्ड बनेगा H3 का, मतलब 3 H लगेंगे इसी के साथ। अब H काउंट करो, 3 3 6 और 6 12, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12, ये कार्बन रह गया था, 3 3 6 3 9 और 3 12। देखो कार्बन और H सारे पूरे हैं, लेकिन इसका नाम अलग है, इसका नाम क्या है, नॉर्मल पेंटेन बच्चों, नॉर्मल पेंटेन। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या आएगा, देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से मैंने क्यों काउंट किया मैं अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने पिछला पार्ट अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो सेकंड पे क्या जुड़ा हुआ है, सेकंड मैथिल, सेकंड मैथिल, और हमारी मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन, क्या बन जाएगा ब्यूटेन। यहाँ पे आओ बेटा, 1 2 3 मैं नहीं बताऊंगा, इसका क्या है नाम, 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन, क्योंकि मेन चेन में 3 कार्बन है और 2 2 डाई मैथिल, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 मैथिल समूह जुड़े बेटा, ग्रुप जुड़े, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक CH के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसो। तो नियोपेंटेन के 3 ही बनते हैं और कोई नहीं बन सकता इसका, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा आइसोमर। आई होप आपकी चैप्टर समझ में आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।